हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, फिर आज क्यूज का आगाज कर दिए हैं उसी मूड में, उसी मिजाज में। चलो दोस्त, कल का मेरा क्वेश्चन क्या था? कल क्वेश्चन मैं क्या पूछा था? जल्दी से बताओ। कोई क्वेश्चन याद है जो कि कल मैं क्वेश्चन पूछा था? किसी को नहीं याद है? चलो छोड़ो। देखो दोस्त, होमवर्क में जो मिला था वो मैं पूछ रहा हूँ कि आज पूरा भारतीय संविधान के भाग जो है 22 भाग है, 22 भाग के बारे में मैं पूछूंगा तुम लोग से। याद करने के लिए दिया गया था ना। बताओ भाग एक में क्या है? भाग एक में बोलो। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी भाग एक में एक से चार तक है। अगर पूछेगा कि भाग दो में क्या है तो नागरिकता, भाग दो में नागरिकता। भाग तीन में क्या है बाबू? भाग तीन में मौलिक अधिकार, भाग तीन में मौलिक अधिकार। ठीक है। अच्छा, भाग चार में बात करें तो नीति निर्देशक तत्व। अब भाग चार के क में कह दे कि क्या है तो मूल कर्तव्य, चार के क में मूल कर्तव्य। भाग पांच में कह दे तो संघ, भाग पांच में संघ। अच्छा, भाग छ में क्या है बाबू? राज्य, भाग छ में राज्य। अब भाग सात में इसको निश्चित कर दिया गया है, यानी निष्कासित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है। भाग आठ के बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य भाग आठ। भाग नौ में बात करें तो पंचायतें, भाग नौ में पंचायतें। नौ के क में क्या है तो नगर पालिका, और नौ के ख में क्या है तो सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। 10 में कह दे तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। कितना में? भाग 10 में। भाग 11 में बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब भाग 12 में कह दे तो वित्त संपत्ति और वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद, यह किसमें है? भाग 12 में वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद। भाग कितना में है बाबू? 12 में। भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात की गई है, किसमें? भाग 13 में, इसके बारे में। अच्छा, भाग 14 क्या है बाबू? तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14। भाग 15 अगर कह दे, 14 के क में क्या है तो अधिकरण, भाग 14 के क में अधिकरण। अब भाग 15 में क्या है तो निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन। अगर भाग 16 में कह दे तो कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध 330 से 342 तक है, इसी में है कि अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग, सारा चीज का जिक्र इसी में किया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 16। भाग 17 में क्या है तो राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा 343 से 351। 350 में ही महात्मा गांधी कहे थे कि यथासंभव मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना। प्राथमिक शिक्षा किस में? मातृभाषा में। अनुच्छेद 350। तो राजभाषा किस में? भाग 17। भाग 18 कह दे तो आपातकाल, आपातकाल भाग 18 ना। भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 19 प्रकीर्ण। अच्छा, भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 300 संविधान संशोधन। अच्छा, 21 में क्या है तो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। अब भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन, ये है भाग 22 में। संविधान निर्माण के समय, संविधान निर्माण के समय बताओ तो कि भाग कितना था? भाग 8 था, 8 भाग था। अब भाग कितना हो गया है? 22 भाग। क्यों? अनुसूची 8 था रे बाबू, अनुसूची 8 था, अब बढ़ के कितना गया? 12। लेकिन भाग कितना था? 22 ही था, भाग 22 ही था। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि गणना की दृष्टि से भाग की संख्या कितना है, तो गणना की दृष्टि से भाग कितना है बाबू? 25। कितना? 25। बात समझ में आ गया? अब सर जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाग 22 बोल रहे हैं, भाग 25 बोल रहे हैं, ये गणना क्या है? ध्यान से सुनो, अभी मैं बताया 9 के क, 9 के ख, 4 के क, ये सब जो है ना, तो क ख जो ये सब बढ़ रहा है ना, तो ये सब भी ले करके 25 हो जाएगा। बात समझ गया? तो इसको कहते हैं गणना के दृष्टि से,
25। ऐसे मूल भाग कितना है? 22 भाग है। बात समझ में आ गया? अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची पहले जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, अब कितना हो गया? 12। कोई डाउट? अच्छा, और देखो कल मेरा क्वेश्चन था कि संविधान सभा के जो प्रथम जो संविधान सभा के बैठक हुआ था ना, प्रथम बैठक हुआ था उस समय उसका उपाध्यक्ष पूछे थे कि अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी ना, फ्रैंक, कोई डाउट? यानी अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी उपाध्यक्ष की बात करें तो फ्रैंक एंथोनी। अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद ना हो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो पहले ही अस्थायी अध्यक्ष रह चुके थे। एच.सी. मुखर्जी कौन है? कहाँ ध्यान देते हो तुम लोग? अरे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कहेगा अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तब कौन हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी अध्यक्ष थे ना। कोई डाउट है? क्लियर हो गया? ऐसे पढ़ो, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं अब। कल मेरा जो होमवर्क रहेगा दोस्त, होमवर्क में आप लोगों को कल मेरा जो टास्क रहेगा वो आपको टोटल नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन याद करके आना है। कितना? नागरिकता से संबंधित, भारतीय नागरिकता भाग 2 का टोटल चीज याद करके आना है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी कल क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। चलो दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं हिस्ट्री में। किसमें? हिस्ट्री में। चलिए देखो, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता है? तो पुर्तगालियों ने हुगली का उपयोग। हुगली जो है ना, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के। कोलकाता के संस्थापक कौन थे? जब चरनॉक। जब मुंबई के संस्थापक गेराल्ड अंगियार। गेराल्ड अंगियार, ठीक है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाल। हुगली नदी का उपयोग करके माल ट्रांसफर करा लेता था, डकैती के रूप में इसको यूज करता था, ठीक है। पुर्तगाली भारत में 1498 ईस्वी में आया था। 1498 हाँ, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? 1498 में। कपक डाबू नामक स्थान पर वह उतरा था। केरल के कहा? मलाबार तट पर कपक डाबू नामक स्थान पर वह क्या हुआ था? उतरा था, और जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। 1502 में वास्को डी गामा पुनः दोबारा भारत में आया था। कब? 1502 में। 1498 में ले गया क्या? मसाला, गोल मरीच, गोल, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ था। 60 गुना, 1 रुपये लगाए तो 60 रुपये मिला। यानी कहने का मतलब है कि उसको लागत से 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। परिक गया, पुनः आया कहाँ पर? 1502 में आया। तले जाते समय रास्ते में डेथ, मर गया। समझ में आ गया? कोई डाउट करे कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती तो हो गया। अच्छा, अमेरिका की खोज कब हुआ था? 1492 में कोलंबस ने खोज किया था। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस। कोलंबस कहाँ का निवासी था? मूलतः इटली का रहने वाला था, लेकिन वित्त पोषित स्पेन के द्वारा। तो इसलिए ध्यान से देखना, पैसा देकर भेजा था कौन? यानी सारा खर्चा खुराकी पैसा देकर उसको अच्छा से पढ़ा लिखा कर कौन तैयार किया? स्पेन। लेकिन मूलतः निवासी कहाँ का था? इटली का, कोलंबस। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम क्या पड़ा? अमेरिका पड़ा। कोई ठीक है? कोई दिक्कत? कह रहा है कि बंबई में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया। बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? तो चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स। देखो कहानी कुछ यूं है कि जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, कौन थी? कैथरीन। उसका चार्ल्स द्वितीय से शादी होता है। किससे?
चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज। इंग्लैंड का रहने वाला था। ठीक है, अंग्रेज कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड। इंग्लैंड का रहने वाला था। अच्छा, चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का रहने वाला था बाबू। चलो देखना, बम्बई की राजकुमारी कौन थी बाबू? कैथरीन। और उसकी शादी हो रहा था किससे? चार्ल्स द्वितीय से। तो पूछा पुर्तगाली कि क्या लोगे? तो बोला कि कुछ भी दे दीजिए। तो कहा कि ले ले मुंबई बेटा। तो पूरा मुंबई को ही दे दिया चार्ल्स द्वितीय को दान में। कौन? पुर्तगालियों ने। कोई दिक्कत है? अभी कहा कि हम क्या करेंगे चार्ल्स द्वितीय, तो इसने 10 पाउंड की वार्षिक राशि पर, 10 पाउंड की वार्षिक कर पर माने पैसा पर दे दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। बात समझ गया? किसको? मुंबई को। खजाना भारत के बेच रहा है कोई और। इसी देखो, बुड़बक के धन पर सब राज करता है, वही वाला हाल था। समझ में आ गया ना? अच्छा, 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अब मामला सुनो। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को। ये बहुत बढ़िया आदमी था। अगर इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था ना, वो आया था 1505 में। वह वहीं से पुर्तगाली बनकर भेजा गया। पुर्तगाल से ही उसको भारत का मतलब कि क्या बोलते हैं, वायसराय बनाकर भेजा गया था। यानी पुर्तगाल से ही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वायसराय बनाकर कि जाओ तुम भारत में वायसराय बनोगे, वहां रहोगे वायसराय के रूप में, वहीं से बनाकर उसको भेजा गया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसका बहुत फेमस है, जो कि आए दिन हमेशा एग्जाम में पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसका है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर पर कब्जा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कोई दिक्कत? 1505 से 1509 तक इसका शासनकाल रहा। अब 1509 में फ्रांसिस्को आई अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। इसने क्या किया कि इसको भारत में सर्वप्रथम इसको भारत में पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। वो वहीं से बनाया कर भेजा गया था, लेकिन इसको भारत में बनाया गया वायसराय किसको? अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क को भारत में था। इसने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इसको भारत में पुर्तगाली का इसके समय में बहुत सारा विकास हुआ। इसलिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। डाउट? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कहेगा कि कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम वायसराय हुआ था। लेकिन भारत में चुना गया प्रथम वायसराय कह देगा तो अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क ना। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48, और दूसरा 1749 से 54, 25 और 7, और 1756 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध। और पहिल का लपलास की संधि, लपलास की संधि द्वारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया। यानी कर्नाटक युद्ध बेसिकली किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। किसके बीच में बाबू? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक युद्ध। ठीक है, जिसमें अंग्रेज का हुआ? जीत गया था। तो अंग्रेज सेना का कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था, यही इसका तत्कालिक कारण था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने, यानी थॉमस बेस्ट एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था। ठीक है,
देखो भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किससे है? महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किससे है? तो शुकरचकिया मिशन से। शुकरचकिया मिशन से महाराजा रणजीत सिंह का संबंध है। शुकरचकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह ने किया था। इस मिसल के अंतिम मिसलदार महाराजा रणजीत सिंह थे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण जिला में। सारण जिला में, यानी बिहार के सारण जिला में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था बाबू? मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में। और लोटा पहाड़ी कह देगा तो कहाँ है? कहाँ? झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में लोटा पहाड़ी स्थित है। और लोटा के युद्ध कहाँ हुआ था? लोटा युद्ध, लोटा विद्रोह तो कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो था, टीपू सुल्तान की लड़ाई कल ही बताया था श्रीरंगपट्टनम के बारे में। कोई डाउट है? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी बाबू? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को फहराया। फ्रांसीसी टीपू सुल्तान को मदद करता था, सपोर्ट में था, लेकिन अंग्रेज को ये भाता नहीं था, इसलिए दोनों को कबार दिया, फ्रांसीसी को भी, इधर टीपू सुल्तान को भी। पहले किसको कबारा? पहले कबार डाला किसको? फ्रांसीसी को। 1760 में, 1760 में वांडीवास के लड़ाई हुआ। अब वांडीवास के लड़ाई में फ्रांसीसी हार गया। फ्रांसीसी हार गया और खत्म, पतन, फ्रांसीसी का पतन, बाय बाय टाटा। आज 1759 में क्या हुआ था? वेदरा के युद्ध, जिसमें डच पतन, बाय बाय टाटा भारत से। जिससे युद्ध रहा था नहीं, वो खत्म कर दिया, वो लोग का विलीन, विलय कर दिया, पतन कर दिया। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाहसूजा से। रणजीत सिंह जो था वह कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था बाबू? शाहसूजा से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया, हार गया, और उसके बाद में वोडियार वंश की स्थापना होता है, और उसको वोडियार वंश की स्थापना करके संधि के द्वारा किसको? कृष्णराज तृतीय को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर, यानी चलाने के लिए शासक बना दिया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों में कौन सा पराजित हुआ था? प्लासी के जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ था? पराजित हुआ था अपने मित्र मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण ना, सेनापति था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? कह रहा है कि कौन था जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो वह कौन था बाबू? तो हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सभी जगह बगावत हो रहा था, विरोध हो रहा था, तो यह बगावत नहीं कर रहा था। हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस डंडा के आधार पर। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, ये सब देसी रियासत हुआ करता था। समझ में आ गया? तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ज से जनमत और ज से जूनागढ़, और डांडा के कार्रवाई पर हैदराबाद कह रहा था ना, ये सब एरिया साउथ वाला कि हम अलग देश बनाएंगे, दे डंडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ठोकवा दिए। जवाहरलाल नेहरू से बोले, सुन लो कहानी, जवाहरलाल नेहरू से बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल कि तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम भारत का हिस्सा बने, जबकि जम्मू कश्मीर बेचारा सरेंडर कर दिया, विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। जब उधर से रेल दिया पाकिस्तानी, तो उसका भी हीरालाल जो था उसका भी फट गया। तो ये बोल दिया किससे? दूत से बोला कि जाकर संदेश दो
उस समय जवाहरलाल नेहरू के पास खबर आया, फिर इधर से सेना ये ले लिया, कदम उठाया, तब जाकर वो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड पीओके जो है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उस हिस्सा तक जाकर सिमट गया, ना तो उधर से पाकिस्तान वाला चल दिया था। ठीक है, अरे सिंगल रहोगे तो तुमको कोई मार देगा, ले लेगा, हड़प रहा था। अब वो हीरा लाल चाह नहीं रहे थे कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊं, मरतो दम तक। समझ में आ गया। अब इधर हैदराबाद कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें कि आप एक दिन के लिए आप नजरबंद होइए, तो महात्मा जवाहरलाल नेहरू को नजरबंद कराया गया एक दिन के लिए। पूरा पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद में त्राहिमाम मच गया, मार डांटा, काहे नहीं मिलेगा। तब पुलिस कार्रवाई के आधार पर वाह वाह करे लगा कि ना ना ना, हम भारत के हिस्सा रहेंगे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया ना। 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। कब? 1800। कोई दिक्कत है? इनका स्टैचू कहाँ बना है? साधु बेट द्वीप पर, नर्मदा नदी के किनारे, गुजरात में। ठीक है, ये कहानी था। चलो, करे कि निम्नलिखित इनमें से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था किसने बाबू? तो हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद पूछ देगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे। गोलकुंडा के किला कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने। समझ रही हो? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। यानी सम्राट शाह आलम जो द्वितीय था उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। कब? तो 12 अगस्त 1765 को। क्योंकि शाह आलम द्वितीय के टाइम में ही बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था ना। अरे बात समझ में आ रहा है? रेल दिया ऐसा अंग्रेज कि हार गया बेचारा, वो भी सपोर्ट में था, इतना रेलाई किया, लड़ाई हुआ, हार गया। फिर भी कौन? 1764 के युद्ध, प्लासी के युद्ध में हारा तो ताकत बढ़ गया उन लोग को। अब बक्सर के युद्ध वाला हार गया, फिर उसमें संलग्न थे कौन? शाह आलम द्वितीय। तो देखा कि जब राजे संलग्न है, इसमें शासक है, तो दिल्ली तक हम लोग का कब्जा हो गया, पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब कह दिया गया ले जा, संधि पर साइन कर। आई सब हड़प लिया उसी युद्ध के बाद। तो यह क्वेश्चन कितने बार पूछा है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो 1764 में बक्सर के युद्ध के उपरांत। कहानी समझ में आ गया? तो पूछता है भारत कि बताइए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। बिहार दरोगा के क्वेश्चन है ये। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद राजा खान। मोहम्मद राजा खान। यानी इलाहाबाद की संधि के बाद, देखो इलाहाबाद की दो संधि होती हैं। इलाहाबाद की संधि एक 12 अगस्त 1765 को होता है और दूसरा 16 अगस्त 1765 को होता है। मामला समझ में आ रहा है? दो बार इलाहाबाद की संधि होता है, एक 12 अगस्त 1765 को, दूसरा 16 अगस्त 1765 को। अच्छा, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद राजा खान को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था। चलिए दोस्त, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद राजा खान को। किसको? मोहम्मद राजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? मोहम्मद राजा खान को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। यानी शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, ऐसा मुगल बादशाह था, ठीक है, जिसको वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय को। ठीक है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो
टीपू सुल्तान के साथ, टीपू सुल्तान के साथ 1792 में, 1700 प्रथम मैसूर की संधि ना 67 से 69, और दूसरा 80 से 84, कौन सा संधि, मंगलौर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था कब बाबू, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। चलिए दोस्त, अब भूगोल में देखो ध्यान से, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, पहले तो समझ लो कि जो राजस्थान है सबसे पहले, उसके बाद में कौन हुआ, तो उसके बाद में सबसे पहले कौन है, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र। कहानी क्या है कि सबसे पहले पहला स्थान पर पहले हुआ करता था मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, कब, 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 को नहीं, 1 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़, और 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो जब झारखंड के कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर का अगर बोला जाए तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश से। और उससे पहले उसके बाद कौन हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, किससे, उत्तर प्रदेश से। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो जब बंटवारा नहीं हुआ था, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब पूरे भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था क्षेत्रफल में। लेकिन अगर वर्तमान के कहें तो जब अलग हो जाने के बाद यह छोटा पड़ गया, यानी राजस्थान टॉप पर चला गया क्षेत्रफल की दृष्टि में, उसके बाद में मध्य प्रदेश, और उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में महाराष्ट्र, ठीक है। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ही क्या भारत का मानक समय है, भारत के मानक समय है। अब भारत का मानक समय किसको कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद से होते हुए मिर्जापुर होते हुए गुजरता है। अच्छा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। आंधी में उसका छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, इतना ही समझो, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, इसका ट्रिक है। तो ध्यान से देखो, आंधी से आंध्र प्रदेश, ऊपर माने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। आंधी में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए दोस्त, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना भारत का मानक समय, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन बाबू, तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छाता छत्तीसगढ़, ऊपर माने उत्तर प्रदेश, और उड़ा माने उड़ीसा, ठीक है। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ठीक है। अब देखो, यह ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ, तो अधिकतम किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर बाबू, 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर। अगर पूछे कि चीन के साथ, तो 3488 किलोमीटर, चीन के साथ कितना, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना, 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अगर बात करें कि किसके साथ, नेपाल के साथ, तो 1751 किलोमीटर, 1751 विदाउट। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, तो अल्मोड़ा, यानी उत्तराखंड का अल्मोड़ा जो जिला है वह तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, ठीक है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार पर बाबू कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है। अब बघेलखंड का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, यानी बघेलखंड जो है ना, क्या है बघेलखंड, तो बघेलखंड एक पठार है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है, यानी दोनों के एरिया में सीमा साझा करता है, समझ में आ गया, दोनों में है।
अच्छा जी, इस पर क्या होता है कि भारतीय मानक रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे को काटता है। कहाँ पर बाबू, तो बघेलखंड में। कहाँ? अब बघेलखंड कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में, दोनों में सीमा साझा करता है। गंगा के ऊपरी मैदान के दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन, तो यमुना नदी। यानी गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है बाबू, तो यमुना नदी। अब पूछता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। 1379 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, यमुना नदी की लंबाई। और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। अच्छा, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, अब देखो गंगा के, अब पूछता है कि जो यमुना नदी है वह गंगा में किस साइड से मिलती है, तो दाहिने साइड से। किधर से? अच्छा, बाईं साइड से मिलने वाली नदी या दाईं साइड से मिलने वाली नदी। देखो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। अगर पूछे कि दाईं साइड से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, तो देखा सोनमा के बेटा चुम लिया दाएं से, सोनमा के बेटा चुम लिया दाएं से, यानी सोन नदी। ठीक है, के माने केन नदी, बेतवा नदी, सोनमा के बेतवा, चुम्ब लिया यानी चंबल नदी। ठीक है, बेटवा दाएं से, यानी दाएं से ये नदी है, यमुना नदी भी क्या मिलती है, दाएं से गंगा नदी में मिलती हैं। बाकी आपको गोमती, रामगंगा, घाघरा ये सब नदी कहाँ मिलती हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। बात समझ में आ गया, रामगंगा, गोमती, घाघरा ये सब जो है ना नदियाँ, ये सब बाईं ओर से मिलती हैं। कोई दिक्कत है? चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है बाबू, तो चुम्बी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में, सिक्किम और तिब्बत के मध्य है। कोई दिक्कत है? सिक्किम और तिब्बत के मध्य में कौन है, चुम्बी घाटी। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य होता है, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है, तो मालदीव से। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में 9 डिग्री। कितना डिग्री, अंडमान निकोबार के बीच में क्या था ना, 10 डिग्री। कोई दिक्कत है? तो 24 डिग्री बता दे बजा, 24 डिग्री किसके मध्य में, गुजरात, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में, भारत और पाकिस्तान के मध्य 24 डिग्री रेखा, वही विवाद का कारण बना रहता है। ठीक है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है, तो अमरावती को। किसको, अमरावती को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, बताओ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, तो बाबू उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी देखो बिहार से उत्तर प्रदेश के 8 जिले, बिहार से उत्तर प्रदेश के 8 जिले, झारखंड के 8 जिले बिहार के सीमा से साझा करते हैं। झारखंड के भी 8 जिला लगला, ये उत्तर प्रदेश के भी 8 जिला किससे, बिहार से सीमा साझा करता है। जबकि पश्चिम बंगाल से 3 जिला बिहार से सीमा साझा करता है, ध्यान देना। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, अब बताओ। म्यांमार के साथ, म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर, ले ले ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य किससे, म्यांमार से सीमा साझा करता है। म्यांमार के पहले किस नाम से जाना जाता था, बर्मा। अब बर्मा की राजधानी कहाँ हुआ करता था, रंगून। आज के डेट में म्यांमार की राजधानी कहाँ है, आज के डेट में म्यांमार की राजधानी नई पेइता, नई पेइता। अगर पूछे कि नई पेइता है, मुद्रा के नाम पूछे कि म्यांमार की मुद्रा के नाम क्या है, तो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा के नाम क्यात है। कोई डाउट? 1862 में रंगून में, यानी रंगून में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का मृत्यु हो गया था 1862 में। कहाँ में, रंगून में ना। कन्याकुमारी किस राज्य में है बाबू, तो तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है।
भारत के बताओ तो कि दक्षिणी बिंदु कौन है? दक्षिणी बिंदु के नाम इंदिरा इंदिरा पॉइंट, पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ है बाबू? तो दक्षिणी बिंदु है, यानी इंदिरा पॉइंट देखो अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान है निकोबार में पड़ता है, याद रखना इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर पूछे कि स्थलीय भाग का नाम क्या है तो कन्याकुमारी या पिग्मलियन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट या केप केमोरिन इसी को कहते हैं, इसी को केप केमोरिन या पिग्मलियन पॉइंट, कोई डाउट है? अगर उत्तरी बिंदु का नाम पूछे तो इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। पूर्वी बिंदु के नाम पूछे तो वालांगो अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी बिंदु के नाम पूछे तो गुआर मोती ना, गुजरात में गुआर माता जी के इसको कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ध्यान से देखना, भारत में कार्बोडेट चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, यानी भारत में कार्बोडे जो है ना, कार्बोडे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है, न कि दूसरी, ठीक है। याद रखना, सही जो कथन है वो बता रहा हूँ। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, कौन है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, ठीक है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित बसा है? तो लीदर नदी के किनारे, लीदर नदी के किनारे। कश्मीर के पहलगाम जो है बाबू किस नदी के किनारे बसा है? लीदर नदी के किनारे। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ जिला, कच्छ जिला। यानी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बाबू भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे बड़ा जिला है? तो कौन सा? कच्छ जिला। कच्छ जिला कहाँ है बाबू? गुजरात में, गुजरात में है कच्छ जिला, ठीक है। उसके बाद में लेह है, इसके बाद में लेह है, लद्दाख वाला। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, वह इसकी सीमा 8 राज्यों से सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। उत्तर प्रदेश दिल्ली से लगता है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये उत्तर प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन हो गया? दिल्ली। राज्य में कौन हो गया तो देख लो एक बार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली, ठीक है। ये 9 राज्यों से टोटल क्या करता है? सीमा साझा करता है, कौन? उत्तर प्रदेश। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा है? जो तेलंगाना राज्य है वह कौन कौन राज्यों से मिलकर बना है, ठीक है। तो बताओ बाबू, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है ना, कौन कौन, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलो, कौन कौन बबुआ? तो सबसे पहले ले ले पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 7 गो हो गया। अरे बोलो ना। मलाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में, यानी गोवा से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कौन स्थित है बाबू? मलाबार तट, मलाबार तट। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो असम में, यानी असम में लामडिंग स्थित है। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो असम में। लामडिंग भारत के असम राज्य में स्थित एक नगर है। लामडिंग नगर असम के होजाई जिले में स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई 125 मीटर है, 125 मीटर है इस शहर की। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कितने राज्यों से? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। मित्र पर पश्चिम बंगाल, ठीक है। झार, झारखंड, राजस्थान, ठीक है। मित्र पर गमछा गुजरात, मध्य प्रदेश, समझ में आ गया? मित्र पर गमछा झार, छत्तीसगढ़ भी, ठीक है। गमछा छत्तीसगढ़, ठीक है। यानी देखो 8 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरता है।
ठीक है। लामडिंग बता दिया कहाँ पर है, आसाम में। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, बताओ बाबू। मिजोरम। तो चीन से सीमा साझा करने वाला कौन कौन सा राज्य है, बताओ। चीन से सीमा साझा करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश ना। यांग्याप दर्रा कहाँ स्थित है, यांग्याप दर्रा अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश ना। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा मध्य प्रदेश। दीपू मिजोरम, दीपू मिजोरम मिजोरम। ना। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में। अरे कोई डाउट। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में। नागा हिल्स कहाँ है, नागालैंड में। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हॉर्नबिल नागालैंड में, ठीक है। और बताओ, तुमको पूछ देगा कि बताओ बबुआ, मालिनी दर्रा कहाँ स्थित है, सॉरी माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, तीनों कहाँ है, उत्तराखंड में। किंगरी बिंगरी कहाँ है, किंगरी बिंगरी लद्दाख, किंगरी बिंगरी लद्दाख में 2 जिला, कगो, लेह और लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह में। कहाँ, लेह। कोई दिक्कत है, कोई डाउट। चलिए दोस्त, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से देखे होंगे इसको। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर कुछ इम्प्रूव चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। जय हिंद, जय भारत।